नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और कहानी में। वो पहली मोहब्बत भाग 4। फाउंडेशन अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। लोग उसे अन्या फाउंडेशन के नाम से जानते थे। हर साल हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाई, विधवाओं और तलाकशुदा औरतों को रोजगार और बुजुर्गों को सहारा मिलता। सुमित, काव्या, आर्या तीनों इस काम को अपना धर्म मान चुके थे, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई थी। आर्या अब 20 साल की हो चुकी थी। वह कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ फाउंडेशन का काम भी संभाल रही थी। उसकी मासूम आंखों में वही चमक थी जो कभी अन्या की आंखों में दिखती थी। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य बहुत ही सादगी भरा और नेक दिल लड़का था, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। धीरे धीरे आर्या और आदित्य के बीच दोस्ती हुई, और दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई ये दोनों भी समझ नहीं पाए। आर्या ने एक दिन हिम्मत करके अपने पापा सुमित से कहा, पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आदित्य से मोहब्बत की है। सुमित चुप हो गए। उनकी आंखों में अन्या की यादें तैर गई। वही पहली मोहब्बत, वही जुदाई, वही दर्द। लेकिन फिर उन्हें अन्या की डायरी की वो लाइनें याद आई, अगर हमारी बेटी कभी मोहब्बत करे तो उसे पूरा आशीर्वाद देना। सुमित सुमित ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मोहब्बत जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। अगर आदित्य तुम्हारे दिल को सच्चा लगता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पापा के गले लग कर कहा, पापा, मुझे हमेशा डर था कि आप मेरी मोहब्बत को समझ नहीं पाओगे, लेकिन आज आपने मेरी दुनिया बदल दी। काव्या दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। वह खुश थी कि आर्या को उसका साथी मिल गया, लेकिन लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि अब उसका सफ़र ख़त्म हो रहा है। उसने रात को सुमित से कहा, सुमित, अब आर्या बड़ी हो चुकी है, उसे उसकी दुनिया मिल गई। मुझे लगता है कि मेरा काम अब पूरा हो गया है। सुमित ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। काव्या, अगर तुम ना होती तो ना मैं बस पाता, ना आर्या संभल पाती। तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम्हारा काम कभी ख़त्म नहीं होगा। काव्या की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि सुमित ने उसे सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि इज्जत और जगह दी है। आर्या की शादी का दिन आ गया। उस सजे हुए मंडप में हर कोई खुश था, लेकिन सबसे खास पल तब आया जब विदाई से पहले आर्या ने अपनी मां अन्या की तस्वीर को गले लगाकर कहा, मम्मा, आज अगर आप होती तो सबसे ज़्यादा खुश आप ही होती, लेकिन मुझे पता है कि आप यही हैं, मेरे साथ है, मेरी सांसों में। सुमित की आंखों से आंसू छलक पड़े। काव्या ने आगे बढ़कर आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद आदित्य और आर्या भी फाउंडेशन से जुड़ गए। सारों ने मिलकर अनगिनत जिंदगियों को बदलने का काम किया, और सुमित वह हर रात छत पर जाकर आसमान की ओर देखता और तारों से कहता, अन्या, देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। हमारी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, बस अब यह और ज़्यादा फैल गई है। आर्या और आदित्य की शादी के बाद घर में नई रौनक आ गई थी। सुमित और काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया हो, लेकिन जैसा कि हर मोहब्बत और रिश्ते की राह में होता है, इम्तिहान अभी बाकी थे।
आदित्य बहुत ही सच्चा और नेक इंसान था। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए घंटों काम करता। वही आर्या फाउंडेशन को और मजबूत बनाने में लगी रहती थी। दोनों का प्यार गहरा था, लेकिन समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। एक रात आर्या ने आदित्य से कहा, आदित्य, हमें अपनी दुनिया के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। हमेशा काम और काम में चाहती हूँ कि कभी हम बस अपने लिए जिए। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आर्या, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर कभी कभी लगता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो कितनी जिंदगी अंधेरे में रह जाएगी। आर्या चुप हो गई। उसे आदित्य की बातें सच लग रही थी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं मोहब्बत की प्यास थी, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने लगी थी। काव्या इन दिनों बेहद चुप हो गई थी। उसे लगता था कि जैसे उसकी ज़रूरत कम हो रही है। एक रात उसने सुमित से कहा, सुमित, अब आर्या और आदित्य अपनी दुनिया में खुश है। तुम्हें लगता है कि मेरी जगह अब इस घर में है? सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काव्या, जिंदगी में रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अन्या की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुमने एक अधूरी जिंदगी को संभाला। ये घर तुमसे ही पूरा है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि सुमित की जुबान पर भले ही अन्या का नाम रहता हो, लेकिन उसके दिल में काव्य की इज्जत और जगह हमेशा रहेगी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। एक दिन फाउंडेशन में बड़ा संकट आ गया। एक निवेशक जो अब तक फाउंडेशन की मदद कर रहा था, अचानक पीछे हट गया। फंड की कमी से गरीब बच्चों की पढ़ाई और विधवाओं का सहारा रुकने लगा। आर्या घबराई हुई आदित्य के पास आई। अब क्या होगा? इतने लोग हम पर भरोसा करते हैं, अगर सब रुक गया तो उनकी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम हार नहीं मानेंगे। यही तो असली इम्तिहान है। काम का दबाव इतना बढ़ गया कि आदित्य और आर्या के बीच दूरी आने लगी। आर्या की शिकायत करती कभी आर्या शिकायत करती, तुम्हें अब मेरे लिए वक्त ही नहीं मिलता। और आदित्य थके हुए लहजे में कहता, मैं सब तुम्हारे और हमारे सपनों के लिए कर रहा हूँ। सुमित यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अपनी और अन्या की अधूरी मोहब्बत की तस्वीर घूम गई। उसने तय किया कि वो आर्या और आदित्य को टूटने नहीं देगा। एक दिन उसने दोनों को बिठाकर कहा, बच्चों, मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे को थामने का नाम है। अगर जिम्मेदारियां तुम्हारे बीच दीवार बन जाए तो मोहब्बत सांस नहीं ले पाएगी। आदित्य और आर्या दोनों की आंखें भर आई। आर्या ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, मुझे अब समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि साथ निभाने की ताकत भी देती है। आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। और फिर दोनों ने हाथों में हाथ डाला और फाउंडेशन को और भी मजबूती से खड़ा किया। आदित्य और आर्या ने मिलकर हर संभव कोशिश शुरू कर दी। वो घर घर जाकर लोगों से मिलते, छोटे छोटे कार्यक्रम करते और समाज से मदद मांगते, लेकिन कई बार उन्हें ताने भी सुनने पड़ते। आजकल कौन कौन किसी की मदद करता है? यह सब दिखावे के काम है। असली फायदा तो इन्हीं को होगा। आर्या इन तानों से टूटने लगी, पर आदित्य हर बार उसका हाथ पकड़कर कहता, अगर दुनिया आसान होती तो शायद मोहब्बत भी इतनी गहरी ना होती। हमें लड़ना होगा। आर्या हालात बिगड़ते देख सुमित ने अपनी
पुरानी ज़मीन बेचने का फैसला किया। वो ज़मीन उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसे उसने कभी बेचना नहीं चाहा था। कागज़ों पर साइन करते वक्त उसकी आंखें भीग गई। काव्या ने उसका कांपता हाथ थाम लिया। इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हो? यह तुम्हारी धरोहर है, सुमित ने धीमे स्वर में कहा। धरोहर सिर्फ जमीन नहीं होती काव्या, असली धरोहर वो सपने हैं जो अधूरे न रह जाए। अन्य के सपनों को पूरा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। सुमित की मदद और उनकी मेहनत रंग लाई। फाउंडेशन फिर से संभल गया। बच्चों की आंखों में उम्मीद लौट आई। एक छोटे से प्रोग्राम में जब अनाथ बच्चे मंच पर खड़े होकर बोले, आप लोगों ने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई है, तो आदित्य और आर्या की आंखें छलक पड़ी। आर्या ने सुमित की ओर देखकर कहा, आपने हमें सिर्फ सहारा नहीं दिया बल्कि सिखाया है कि मोहब्बत अधूरी हो सकती है, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक जाता है। लेकिन इस सब के इस सब के बीच काव्या कई खोती जा रही थी। वो बाहर से मुस्कुराती लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक रात उसने डायरी में लिखा, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं हमेशा किसी और की मोहब्बत का सहारा बनकर रह जाती हूँ। सुमित के दिल में अन्य और अब सुमित का दिल फाउंडेशन में मेरी जगह कहाँ है? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा था, लेकिन किस्मत ने फिर से करवट ली। आदित्य एक दिन काम से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया। उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल के बाहर खड़ी आर्या का पूरा अस्तित्व कांप गया। वो बेतहाश रोते हुए बोली, भगवान, पहली मोहब्बत को तो तुझे छीन ही लिया, अब मेरी दूसरी मोहब्बत पर मत वार करना, उसे बचा लो। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो उसने अन्य को खोते वक्त झेला था। अब कहानी उस मोड़ पर है जहाँ आदित्य की जिंदगी मौत से जूझ रही है और आर्या फिर से उसी डर में है जिससे वो कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। क्या आप चाहोगे कि मैं अगले भाग में आदित्य की हालत और आर्या के टूटते संवरते हौसले को आगे लिखूं? अस्पताल के कमरे में मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। आदित्य बेहोश पड़ा था, चेहरा सफेद पड़ चुका था। आर्या उसके हाथों को कसकर पकड़ कर बैठी थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा आदित्य, तुम मेरी दूसरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिंदगी हो। मैं फिर से अकेली नहीं रह सकती। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। सुमित और काव्या बाहर खड़े थे। दोनों की हालत हालत भी कम नहीं थी। आदित्य को इस हालत में देखकर सुमित को अन्य का आखिरी दिन याद आ गया। वो फुसफुसाया, भगवान, इस बार मेरी जैसी गलती मत दोहराना। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई पर आर्या की मोहब्बत पूरी होनी चाहिए। उसने पहली बार सच में हाथ जोड़कर प्रार्थना की। काव्या चुपचाप कोने में बैठी सब देख रही थी। उसके दिल में गुस्सा, डर और दर्द सब मिलकर उफान मार रहे थे। उसने सोचा, क्यों हर बार मुझे ही अकेला होना पड़ता है? क्यों मैं हमेशा किसी और की मोहब्बत की कहानी का हिस्सा बनकर रह जाती हूँ? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और आर्या के पास जाकर कहा, रो मत आदित्य को तुम्हारी हिम्मत चाहिए, तुम्हारे आंसू नहीं। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गई। डॉक्टरों ने गंभीर आवाज में कहा, हादसा बहुत गहरा था, अभी हालत नाजुक है, अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। अगर दवाइयों का असर हुआ तो ये ठीक हो सकते हैं, वरना डॉक्टर चुप हो गए। आर्या का दिल धक से बैठ गया। उस रात आर्या ने आदित्य का सिर अपनी गोद में रखा और धीमे स्वर में बोली, तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है आदित्य। पहली मोहब्बत ने मुझे दर्द दिया था, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया। अब
अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं सांस तो लूँगी पर जी नहीं पाऊँगी। उसके आंसू आदित्य के चेहरे पर गिरते रहे और तभी आदित्य की उंगलियां हल्की सी हिली। कहानी अब उस मोड़ पर है जहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई में आदित्य की सांसें लौटने की कोशिश कर रही हैं। हमारे द्वारा डाली गई कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी प्रकार की कहानियाँ अपलोड की जाती है जो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और हाँ, आपको और भी कोई कहानी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। और आपको बताना चाहेंगे कि ये कहानी अभी भी अधूरी है। क्या आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कहानी का अगला भाग जिसे पढ़कर आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।